Good morning, everyone. Welcome to online class of social science. And today we will start chapter 7 in civics, understanding marginalization. So today we are going to study about marginalization. So we will see understanding marginalization. So first of all, let's see what does it mean to be socially marginalized. Okay, what does it mean to be socially marginalized? तो स्टूडेंट जब हम ये टर्म यूज करते हैं मार्जिनलाइजेशन, जब हम ये टर्म यूज कर रहे हैं तो इस टर्म को यूज करते टाइम ये वर्ड सोशली मार्जिनलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट एज यू कैन गेस थ्रू इट्स नेम मार्जिनलाइजेशन, जैसे नोटबुक में आपने नोटिस किया होगा साइड में मार्जिन बनी होती है, रेड कलर की मार्जिन होती है जिसमें आप नहीं लिखते हो, जो भी पैराग्राफ होता है आप अदर साइड पर लिखते हो, मार्जिन के बाहर लिखते हो, क्योंकि तो मार्जिन ड्रॉ रहती है। तो यहाँ पे सोशली मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है जब सोसाइटी के कुछ पावरफुल लोग या मेजॉरिटी वाले लोग या डोमिनेंट लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़े से दूसरे लोगों को, मतलब मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, जो बाकी कुछ सोसाइटी में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो उनके जैसे नहीं हैं, मे बी उनका कल्चर अलग होगा थोड़े लोगों का, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कल्चर अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, सोशल स्टेटस अलग है। तो मेजॉरिटी वाले लोग क्या करते हैं ना, उनसे एक डिस्टेंस बना लेते हैं, या उन जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, जो डिफरेंट है थोड़ा, उसको लेस इम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं, उसको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बाहर कर देते हैं, मतलब उससे उतना कांटेक्ट नहीं रखते, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसके ऊपर डोमिनेंस दिखाने लगते हैं और उसको लेस इम्पॉर्टेंट फील करवाने लगते हैं। एक स्टीरियोटाइप सी फीलिंग डेवलप हो जाती है उस उन स्पेसिफिक लोगों के साथ में। ओके, तो इससे कहते हैं उन लोगों को मार्जिनलाइज्ड करना। मतलब जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, इसका मतलब होता है वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से हटा दिए जाते हैं, साइडलाइन कर दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन है, अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर कोई ग्रुप किसी पावरफुल या मेजॉरिटी या फेमस ग्रुप के जैसा नहीं है, नंबर में कम है और उनके जैसा भी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं, उसको लेस इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो खुद को मार्जिनलाइज फील करने लगता है, खुद को मेन स्ट्रीम से कटा हुआ सा महसूस करने लगता है, तो उस ग्रुप को बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, या इस कंडीशन को बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। ओके, तो अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। टू बी मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब होता है इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस, मतलब जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है ना, उनको फोर्स किया जाता है, वो खुद से मार्जिनलाइज नहीं होते हैं, खुद से साइडलाइन नहीं हो जाते हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक साइड साइड हो जाए, साइडलाइन हो जाए, मतलब जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम है, सपोज सोसाइटी का फंक्शन है, सोसाइटी के प्लेसेस हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं जाते, खुद को इग्नोर सा फील करने लगते हैं, या कटे कटे से रहते हैं, क्योंकि जो बाकी मेजॉरिटी वाला ग्रुप है उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो कहीं ना कहीं उनपे एक फोर्स आ जाता है, वो खुद ही साइडलाइन हो जाते हैं मेन स्ट्रीम से, सोसाइटी के मेन जो ग्रुप है उससे, एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स। तो जो भी सोसाइटी में चीज़ें हो रही होती हैं, या पॉलिटिक्स में चीज़ें हो रही होती हैं, इकोनॉमी में चीज़ें हो रही होती हैं, उसके सेंटर में वो नहीं होते, वो ग्रुप बिल्कुल से साइडलाइन हो जाता है, बिल्कुल एक तरफ हट जाता है। This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. स्टूडेंट ऐसी कंडीशन ना बहुत टाइम से बहुत बारी क्या होता है ना, क्लासरूम और प्लेग्राउंड में भी फेस करते हैं कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल शाय टाइप का उनका नेचर होता है। ओके, तो सपोज स्कूल में स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसे डिबेट कंपटीशन हो रहे हैं, तो या कुछ बच्चे हैं, या कुछ कोई ऐसा बच्चा है जिसको बोलने में थोड़ा सा स्पीकिंग या
फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है, तो वो क्या होने लगता है, साइडलाइन होने लगता है। उसे ये लगता है कि अगर वो बोलेगा, वो रीड करेगा या स्पीक करेगा तो बाकी के स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका फन बनाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है ना, फिर धीरे धीरे वो साइडलाइन होने लगता है, वो खुद ही एक्टिव नहीं होता इस टाइप की एक्टिविटी में। और धीरे धीरे करके फिर कुछ ईयर्स बाद में क्या होता है, उसके साथ में एक मार्जिनलाइजेशन सा बिहेवियर होने लग जाता है। तो प्लेग्राउंड में भी ऐसा होता है कि जो बहुत एक्टिव नहीं है या जो उसका फेवरेट स्पोर्ट नहीं है किसी स्टूडेंट का, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो जब टीम सिलेक्ट होती है तो उसे लिया नहीं जाता, और ये बार बार उसके साथ में होता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कोई डोमिनेंट ग्रुप या पावरफुल ग्रुप या मेजॉरिटी ग्रुप दूसरे लोगों के साथ में मार्जिनलाइजेशन करने लगते हैं, उन्हें साइडलाइन करने लगते हैं, उन्हें लेस इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, तो उस कंडीशन को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन, और इस तरीके का ग्रुप जो उस समय मार्जिनलाइज्ड हो रहा होता है। इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, तो जस्ट इमेजिन द कंडीशन कि अगर आप अपने क्लास में कुछ लोगों को लाइक नहीं करते हो, दैट इज इफ योर टेस्ट इन म्यूजिक और फिल्म इज डिफरेंट। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, कि आपका जो म्यूजिक में टेस्ट है, मूवीज में टेस्ट है, उससे उस मैच नहीं करता जिसको आप लाइक नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका टेस्ट आपके टेस्ट से मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंट हो सकता है। इफ योर एक्सेंट में मार्क्स यू आउट फ्रॉम अदर्स, या तो आपके बोलने में, आपके स्पीक करने में जो आपका एक्सेंट है उसमें थोड़ा सा रीजनल टच आ रहा है, तो उस वजह से भी लोग क्या है ना, थोड़ा सा शाय हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, या साइडलाइन होने लगते हैं। मतलब उनको ये लगता है ना कि अगर वो बोलेंगे या उस एक्सेंट की वजह से उनका कोई मजाक उड़ाएगा, उनके जो टोन आता है बोलने में, रीजनल एक इफेक्ट आता है ना, स्टेट का इफेक्ट, हर पर्सन के मदर टंग का इफेक्ट उसकी इंग्लिश में भी आता है, क्योंकि इंग्लिश को एक फैंसी लैंग्वेज माना जाता है। इफ यू आर लेस चैटी, अगर आप कम कॉन्वर्जेशन करते हो देन अदर्स इन योर क्लास, दूसरों से मतलब कम कॉन्वर्जेशन करते हो, कम चैट करते हो। इफ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट, अगर कोई ऐसा है जो सेम स्पोर्ट नहीं प्ले करता, दैट मैनी ऑफ योर क्लासमेट लाइक, बहुत सारे ऐसे क्लासमेट आपके हो सकते हैं। इफ यू ड्रेस डिफरेंटली, या आप दूसरों के जैसा ड्रेस नहीं वेयर करते हो, तो ऐसा चांस हो सकता है ना कि आपको क्या किया जाए, जो पेयर ग्रुप है आपको इन ना करे, मतलब आपको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व ना करे। कब, अगर सपोज आपका जो म्यूजिक और मूवी का टेस्ट है वो अलग है, आपकी जो स्पीकिंग फ्लुएंसी या एक्सेंट है लैंग्वेज का वो अलग है, आप लेस चैटी हो, लेस चैट करते हो लोगों से, या सेम स्पोर्ट नहीं प्ले करते हो, आप ड्रेसअप थोड़ा डिफरेंट होते हो, तो हो सकता है जो आपका ग्रुप है ना, क्लास का ग्रुप है, वो आपको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व ना करे। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग, तो आपको कैसा फील होगा स्टूडेंट उस समय, क्या कैसा फील होगा अगर जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपको अपने साथ में इन्वॉल्व ना करे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन रखे, आपको इम्पोर्टेंस ही ना दे, तो कैसा फील करोगे? दैट यू आर नॉट विद इट, आपको लगेगा ना कि आप उनके साथ ही नहीं हो। as if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others। तो ऐसे में क्या होगा ना, आपको खुद ऐसा फील होने लगेगा कि आप गलत हो, आप गलत नहीं हो, आप डिफरेंट हो। ओके, बट ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप डिफरेंट हो तो लोग आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या आप इमेजिन कर लो किसी और ग्रुप के लिए कि वो ग्रुप के क्योंकि कस्टम्स कल्चर नहीं मैच करते हैं, तो जो दूसरा ग्रुप है, जो फेमस ग्रुप है, पावरफुल ग्रुप है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, या वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। ऐसा होता है ना, ऐसा फील हो सकता है। और फिर इस फीलिंग के बाद वो क्या होगा, वो और डिमोटिवेट होने लगेगा, उसको लेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आगे भी नहीं आ सकेगा, इन फ्रंट नहीं आ सकेगा। एज इन द क्लासरूम इन द सोशल इन्वायरमेंट टू, क्लासरूम की बात करें, सोशल इन्वायरमेंट की बात करें, ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। तो स्टूडेंट बहुत बार ये ऐसा होता है कि हमने एक्सपीरियंस किया हो कि हम इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं, या हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से, या हमारे किसी बिहेवियर की वजह से, या नेचर की वजह से हमें लोग इंक्लूड नहीं कर रहे अपने ग्रुप में। कभी ना कभी सभी फील करते हैं कहीं ना कहीं। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो कभी कभी इस मार्जिनलाइजेशन का रीजन जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि या तो कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हो,
जो कॉमन लैंग्वेज सारे लोग यूज कर रहे हैं उससे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करता हो, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, या जिस ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है या जिस पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है मे बी वो जो है डिफरेंट कस्टम से बिलोंग करता हो, टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप या किसी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता हो, उस ग्रुप से ना बिलोंग करता हो जो उस प्लेस की मेजॉरिटी कम्युनिटी का ग्रुप है, रिलीजन है, उससे वो ना बिलोंग करता, उसका दूसरा ही कोई रिलीजन हो, मेजॉरिटी का जो रिलीजन है वो ना हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो वो ग्रुप है ना या वो लोग जो है ना खुद को मार्जिनलाइज फील करने लगेंगे। दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज, तो करेंगे मार्जिनलाइज खुद को फील कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है बिकॉज दे आर पुअर। और समटाइम्स क्या होता है, लोग इसलिए भी मार्जिनलाइज फील करते हैं कि वो गरीब हैं, कंसिडर्ड टू बी ऑफ लो सोशल स्टेटस, मतलब वो गरीब है, उनके पास हर चीज़ की कमी है, कपड़ों की कमी है, फूड की कमी है, जॉब की कमी है, अर्निंग की कमी है, तो अपने आप को वो सोशल स्टेटस में लो फील करने लगते हैं एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन, और उनके साथ बहुत ही मतलब वैल्यूलेस ह्यूमन है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं औरों के कंपेयर में। समटाइम्स मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर, और कभी कभी ये ग्रुप जिसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है ना, लोग इनसे कभी कभी डरने भी लगते हैं, फियर भी करने लगते हैं, या उनके साथ ना बहुत ही बुरा बिहेवियर करने लगते हैं, या अपना ना एनिमी समझने लगते हैं। हॉस्टिलिटी मतलब उनसे दुश्मनी रखने लगते हैं या डरने लगते हैं, क्योंकि वो इनको अपने से बिल्कुल अलग समझते हैं, उस ग्रुप को जो उनके जैसा कॉमन नहीं है नेचर में। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस की जो सेंस है, एक्सक्लूजन, जो एक्सक्लूज करने की फीलिंग है, मतलब इंक्लूड ना करना, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूजन की जो फीलिंग है, ये कम्युनिटी में अगर इसकी प्रैक्टिस की जाती है तो क्या होता है, लीड्स टू कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो फिर ऐसी कम्युनिटीज जिसके साथ में बिहेवियर किया जाता है ना, उसको पहुंच रिसोर्सेज तक नहीं हो पाती, वो खुद को मार्जिनलाइज समझने लगते हैं। तो अब सपोज अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाएगा, जो हमने डिस्कस किया था कि उस स्पीच वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें उसका फेलियर हो जाएगा, आगे वो डिग्रीज नहीं ले पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना। एजुकेशन को ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या होता है ना, मार्जिनलाइजेशन की वजह से बहुत लोग जो है रिसोर्सेज को यूज भी नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते उन रिसोर्सेज तक, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो दूसरों को मिल रही होती हैं, एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, और तो और वो अपनी राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा पाते, क्योंकि कौन सुनेगा उनको, उनको साइडलाइन कर दिया गया ना, उनका साथ कोई नहीं देगा, उनको अप्रोच नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने राइट के लिए भी आवाज नहीं उठा पाते। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, तो एक तरीके से आप क्या फील कर रहे हो, अभी यही फील कर रहे हो कि उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है या क्या मिल रहा है, उनको एक तरीके से नुकसान हो रहा है, डिसएडवांटेज मिल रहा है, मार्जिनलाइजेशन का डिसएडवांटेज। और किस बात का डिसएडवांटेज, कि वो औरों जैसे नहीं है, जैसा मेजॉरिटी ग्रुप है वो उसके जैसे नहीं है, इसका उसको डिसएडवांटेज मिल रहा है। पावरलेसनेस, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो खुद को पावरलेस फील कर रहा है, खुद को डिसएडवांटेज के सेंस से खुद को फील कर रहा है, खुद को पावरलेस फील कर रहा है। विजर्व इज मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, विजर्व इज मीन्स कि इन कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरेटिवली वो अपने आप को पावरलेस या ऐसा डिसएडवांटेज ग्रुप का फील कर रहा है, किसके कंपैरिजन में, जो पावरफुल और डोमिनेंट लोग हैं, जो पावरफुल एंड डोमिनेंट ग्रुप है सोसाइटी का, उनके कंपेयर में खुद को ये लोग पावरलेस समझने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं, खुद को लो स्टेटस का फील करते हैं, जिनके साथ में मार्जिनलाइजेशन हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो पावरफुल है उनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के। और ये कौन लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जो बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये लोग ही डोमिनेट करते हैं, बाकी कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो खुद को मार्जिनलाइज फील करने लगता है, या ये मेजॉरिटी ग्रुप उसके साथ मार्जिनलाइजेशन करने लगते हैं। Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere.
economic, social, cultural, and political factors work together to make certain group in society feel marginalized. तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि मार्जिनलाइज कभी कभी किसी एक फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक इकोनॉमी में, सोशल कंडीशन में, कल्चरल कंडीशन में, पॉलिटिकल फैक्टर्स में, तो दे वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज। तो ऑब्वियसली जो ग्रुप इकोनॉमिक मैटर में बहुत स्ट्रांग है, सोशली जो ग्रुप बहुत स्ट्रांग होते हैं, कल्चर में जो सब वो ग्रुप जिनका सार का कल्चर कॉमन होता है, या पॉलिटिकल पावर होती है जिन लोगों के पास, ऑब्वियसली वो ग्रुप जो है सोसाइटी के दूसरे लोगों को मार्जिनलाइज्ड फील करवाता है। मतलब उनके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है, उनको लेस इम्पोर्टेंट फील करवाता है। जो भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या सोशली बहुत सुपीरियर कंडीशन में है, कल्चरली और पॉलिटिकली पावरफुल है, तो वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के दूसरे ग्रुप को लेस इम्पोर्टेंट फील करवाने लगते हैं जो उनके जैसे नहीं है, और फिर इसे ही बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. तो अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में अभी ऐसी कौन सी कम्युनिटीज हैं जो आज मार्जिनलाइजेशन को फेस कर रही हैं, जो आज भी सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन को फेस कर रही हैं। तो यही हम अपने चैप्टर में आज पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन द सेम, हमारा चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट होगा। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन है हमारी स्टोरी का टॉपिक। तो पहला वो जो ग्रुप है वो है आदिवासी ग्रुप। ओके, आदिवासी कौन होते हैं? जो हमें आज तक जो हमारा नॉलेज है, बेसिकली जो आपने ये टर्म सुनते आए होंगे आप, कि जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में बहुत टाइम से पहले रहा करते थे, और जिनकी एक्टिविटी बहुत कुछ डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट अभी भी तो आप एग्री नहीं करते ना, अगर आपको कोई बोले कि आप आदिवासी हो, तो या आप आदिवासी जैसे हो, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट आपको हिट करेगा ना कि ये मुझे आदिवासी बोल रहे हैं। है आपके अंदर आज भी ये फीलिंग है ना, अगर आप किसी को आदिवासी बोलते हो तो कि आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि ये आदिवासी, अगर आप किसी को बोल रहे हो तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगी कि आदिवासी कैसे होते हैं। वो अजीब अजीब से, उनका कॉस्ट्यूम अलग होता है, हेड गियर पहनते हैं, और उनके एकदम से डिफरेंट टाइप के सॉन्ग होते हैं, डांस होते हैं, ऐसा आपके पिक्चर क्रिएट हो जाती है माइंड में ना। तो ये क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मार्जिनलाइजेशन कर रहे हो। अगर वो सारी पिक्चर आपने माइंड में विजुअलाइज करी ना, तो ये उसी का नतीजा है जो आज तक इस ग्रुप के साथ मार्जिनलाइजेशन होता आया है ना, तभी आपने ये इमेजिन करा, आपने इनको अपने जैसा नहीं समझा। तो यही यही सोसाइटी में ये फेस करें, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में ये फैमिली रह रही है, एक आदिवासी फैमिली रह रही है दिल्ली में। ओके, सोमा एंड हेलेन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो वो टीवी पर रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम आता है ना, वो परेड वो देख रहे हैं अपने ग्रैंडफादर दादाजी के साथ में। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो अब वो बच्चा बोलता है, सोमा बोलता है कि अब आदिवासी फ्लोट आया, मतलब झांकियां आती है ना रिपब्लिक डे पे अलग अलग कल्चर की, स्टेट की, तो वो बोलता है कि अब आदिवासी फ्लोट का टर्न है। दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो अब यहाँ पे ना हेलेन देखती है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉस्ट्यूम पहने और डांस कर रहे हैं। तो हेलेन अपने दादाजी से पूछती है, दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग, कि हमेशा ना आदिवासीज को सिर्फ डांसिंग करता हुआ या डांस करता हुआ ही क्यों शो करते हैं, ऐसा हेलेन अपने दादू से पूछती है। So let's see the next. Yes, don't they see? Yes, don't they know anything else about us? तो वो सोमा बोलता है कि हाँ, क्या वो हमारे बारे में कुछ और नहीं जानते? Don't they know anything else about us? क्या कुछ और हमारे बारे में नहीं जानते? ये हमें हमेशा ऐसा डांस करता हुआ ही दिखाते हैं क्या? हम ऑलवेज डांस ही करते हैं, यही हमारा कल्चर है। अब देखो दादू क्या रिप्लाई करते हैं। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। तो दादू बताते हैं कि ऐसा नहीं है, आदिवासी की लाइफ तो बहुत रिच हुआ करती थी, रिच इन वैरायटी भी होती थी, लोगों को तो पता नहीं है इस बारे में।
के तो ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है वहाँ पे। When I was young, our village in Odisha was beautiful। तो दादू अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, यंग थे, तो उड़ीसा जो उनका विलेज था वो बड़ा ब्यूटीफुल हुआ करता था। वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड। और उनको जो भी चीज़ की नीड होती थी उनको लैंड से ही मिलता था। फ्रूट, वेजिटेबल्स, शेल्टर, सब कुछ उनको लैंड से मिल जाता था, आसपास के फॉरेस्ट से मिल जाता था। वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड। तो क्योंकि लैंड उनको सब कुछ प्रोवाइड करता था, फूड, शेल्टर, तो वो लैंड की रिस्पेक्ट करते थे। द फॉरेस्ट, द रिवर, फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करते थे, रिवर की रिस्पेक्ट करते थे, लैंड की रिस्पेक्ट करते थे। इन शॉर्ट ये नेचर को वैल्यू करते थे। नाउ सी द नेक्स्ट, सडनली वी वेर टोल्ड। अब आप देखो यहाँ पे ना ग्रैंडफादर अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। Suddenly we were told that the forest was not ours. Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyers and could not fight our cases. तो फिर दादू बताते हैं कि पर सडनली क्या हुआ, फॉरेस्ट में कुछ ऑफिसर आए और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए और वो क्या करने लगे, कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट, और बहुत बड़े बड़े पार्ट जो जंगलों के काटने लग गए। और अगर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने विरोध किया, तो हमें मारने लग गए, कोर्ट ले जाने लग गए। और वहाँ पे क्या करते थे, हमारे पास तो कोई लॉयर भी नहीं होता था जो हमारे बिहाफ पर केस फाइट करे, और हमको जेल में ले जाके या तो बंद कर दिया करते थे, हमारे लैंड ले लिया और फॉरेस्ट वगैरह को कट करने लग गए। यहाँ पे बता रहे हैं दादू कि कैसे जब इनको सिटी कैसे मूव करके आना पड़ा, क्योंकि पहले तो ये फॉरेस्ट में ही रहते थे। अब हेलेन पूछती है देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू। तो वो पूछती है कि फिर आप कैसे सर्वाइव करे जब उन ऑफिसर्स ने आपका लैंड ले लिया। तो ये ना अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, दादू बता रहे हैं कि बाहर से कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आए, अंग्रेज भी आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट से ले लिया था। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, ये पूछ रही है हेलन। मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव आवर होम्स। तो वो बताते हैं कि हम में से बहुत लोगों को फोर्स किया गया कि हम अपने घर छोड़ दें, एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन्स। और कुछ अड़ोस पड़ोस आसपास कुछ सीजनल वर्क, मतलब सीजन का वर्क होता है ना, जो काम चल रहा है तो इनको काम मिला, और जब काम पूरा हो गया तो इनका काम ओवर हो गया। जैसे सपोज यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अब यहाँ पे एज अ लेबरर ये लग जाएंगे। फिर जब रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर ये खाली हो जाएंगे, फिर इनके पास जॉबलेस हो जाएंगे। तो ऐसा ही फिर ये सीजनल वर्क करने लग गए आसपास के शहरों में। बिल्कुल, ये तो हमेशा से गांव में रहते थे ना, इनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था जाके वर्क करना। अब ये बता रहे हैं देन द कंपनी वाला केम। कंपनी वाला मतलब है, इनके कहने का मतलब कि कंपनी वाले मतलब ब्रिटिश की बात हो रही है ये। दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड। तो वो कुछ कंपनी वाले आए, बता रहे हैं हर एरिया में कैसे ही इन्होंने धीरे धीरे सारे जंगलों को कैप्चर किया। तो बोल रहे हैं, बताते हैं कि फिर क्या हुआ, कंपनी वाले आए और उन्होंने बोला कि इस लैंड के अंदर तो बहुत सारा आयरन ओर है, लोहा है, कोयला है लैंड के नीचे। दे वांटेड टू माइन इट। वो उन्होंने बोला कि वो माइनिंग करना चाहते हैं, माइनिंग करके आयरन ओर वगैरह निकालना चाहते हैं। दे प्रॉमिस जॉब्स एंड मनी। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें जॉब और मनी दोनों देंगे। इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, अगर हम अपना लैंड उनको बेच दें तो हमें नौकरी भी देंगे और मनी भी देंगे। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड। तो कुछ गांव वालों को तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब उनको तो लगा ना मनी कैश मिलेगा। अदर सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। तो कुछ ने बोला कि ये तो इनकी लाइफ को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड वी वुड गेट नथिंग। और फिर पैसे तो क्या है, पैसे तो थोड़े टाइम में खर्च हो जाएंगे ना, लैंड तो इनके पास से चला जाएगा। तो कुछ लोगों को ऐसा भी समझ आ रहा था इनकी चालाकी, कंपनी वालों की चालाकी। सम गेव थंब प्रिंट्स। कुछ ने तो अंगूठा लगा दिया, थंब प्रिंट दे दिया, क्योंकि तो पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, फॉरेस्ट में रहते थे। नॉट रियलाइजिंग दे वे आर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ। उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने अंगूठा लगा दिया, उनको ये नहीं मालूम था कि वो अपना लैंड क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ओनली अ फ्यू वे गिवन टोकन जॉब। सिर्फ उनमें से ना कुछ को ही जॉब मिली, सबको इन्होंने जॉब भी नहीं दी थी कंपनी वालों ने। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेल नहीं किया। नॉट सेल मतलब कुछ ने ही बेचा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बेचा अपना लैंड। लेट्स सी द नेक्स्ट व्हाट हैपन।
देन दे बीट एंड थ्रेटेंड अस, तो फिर जिन लोगों ने नहीं बेचा अपना लैंड, ये उनको कंपनी वाले जो थे मारने लग गए, धमकी देने लग गए। इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स, फिर धीरे धीरे तो इन्होंने सबको ही फोर्स कर दिया कि सेल करो एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर फोर फादर्स। तो इस तरीके से सबको फोर्स कर दिया कि अब आपको अपना लैंड देना ही पड़ेगा। फोर फादर्स मतलब इनके देखो पूर्वजों का लैंड था जो हमेशा से चलता आ रहा था, कितने टाइम से रहते आ रहे थे, इनके फादर्स ग्रैंड फादर्स, तो इनके पूर्वज रहते आ रहे थे, उस लैंड को भी इन्होंने फोर्स करके जबरदस्ती इनसे छीन लिया। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज। क्यों कर पाए ऐसा? क्योंकि इनके पास में सपोर्ट था ना, सुप्रीम पावर का, अथॉरिटी का सपोर्ट था, पावर था, पुलिस प्रोटेक्शन था। आर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। और मतलब ये बता रहे हैं कि एक ही रात में हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा जो लिविंग का सोर्स था, मतलब उनसे लैंड ले लिया तो आप समझो उनका तो सब कुछ ही खत्म हो गया। हमने देखा था ना कि वो लैंड को रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनको सब चीजें लैंड से मिलती थी। उन्होंने बोला कि ओवरनाइट ही उनका सब कुछ खत्म हो गया। ओ दादू, एंड आर लैंड वॉट फॉर आर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी। फिर वो बताते हैं कि उनके लैंड के साथ क्या हुआ। उन्होंने बोला उनका 30 एकड़ का लैंड था, इतना बड़ा लैंड, और उसके बदले उनको बहुत लिटिल मनी, बहुत कम ही से पैसे दिए थे कॉन्ट्रैक्टर ने, ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। और फिर सबके ही लैंड बिक गए तो सारे ही दोस्त जो थे दादू के इधर उधर कहीं अपने अपने नई प्लेसेस पे मूव कर गए। तो वही वो बता रहे हैं कि फिर उसके बाद से तो लैंड सेल करने के बाद से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को तो कभी वापस देखा ही नहीं। सब देखो अलग अलग प्लेसेस पे चले गए, बिखर गए सब। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी। फिर क्या हुआ, ये फॉरेस्ट से, जंगलों से सिटी आ गए, शहर में आ गए। कम ही पैसे थे, वो उन पैसों से बहुत मुश्किल से ही कुछ ही दिन चले वो पैसे। शहर में तो वैसे भी चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर। अब वो बता रहे कि उनके पास तो लाइवलीहुड का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू अ टाइनी रेंटेड रूम। और वो बताते हैं कि वो सारे के सारे एक ही टाइनी रेंटेड रूम, रेंट के एक ही छोटे से कमरे में रहने के लिए एकदम फोर्स्ड हो गए, क्योंकि फॉरेस्ट में तो कहाँ वो एकदम ओपनली रहा करते थे ना, बहुत सारा लैंड और फ्रीली मूव करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइनी रेंटेड रूम में उनको फोर्स कर दिया गया रहने के लिए। हाउ वी मिस्ड आ केयर फ्री लाइफ। तो वो बहुत मिस करते हैं अपने फॉरेस्ट वाली केयर फ्री लाइफ, बहुत ही रिलैक्सिंग लाइफ हुआ करती थी उनकी इन द ओपन स्पेसेस वहाँ पे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ जॉब। फिर वो दादू बता रहे हैं बच्चों को कि कुछ साल बाद क्या हुआ कि आपके फादर की जॉब लग गई। मतलब वो छोटे बच्चों को बता रहे हैं ना, दादू हैं ये, कि उनकी जॉब लग गई आपके फादर की दिल्ली में और हम यहाँ पे आ गए। दोज वेर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो बता रहे हैं कि वो बड़े ही हमारी लाइफ के बड़े डिफिकल्ट टाइम था। दैट इज वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। तो बता रहे हैं इसीलिए तुम लोगों की स्कूलिंग के कुछ ईयर्स मिस हो गए, क्योंकि उस समय हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, जॉब नहीं था, इसलिए स्कूल के कुछ साल भी उन दोनों बच्चों के मिस हो गए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल। अब जो सन होता है वो बोलता है आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, इसीलिए ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं हेट करता हूँ वापस से स्कूल जाना। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज, क्योंकि हमारी बहुत सारी पढ़ाई छूट गई है और दूसरे बच्चे तो हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, दे मेड फन ऑफ अस। वी स्पोक संथाली। और किस लिए मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि हम घर में संथाली बोलते हैं। एंड डिड नॉट नो हिंदी, और हमें हिंदी आती नहीं, इसलिए भी वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। तो हेलेन बोलती है नहीं, बट ऐसा नहीं है, अब तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि अब मैं इंग्लिश भी बोल पाती हूँ। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो बॉय बोलता है कि आई विश, कि काश ऐसा होता कि मैं अपना विलेज अपने फ्रेंड्स को दिखा पाता, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया है। अगर वो खत्म ना हुआ होता, डिस्ट्रॉय ना हुआ होता, तो मैं दिखाता। तो दादू क्या बोलते हैं, यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज अ लॉट टू टीच देम। तो दादू बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तुम अभी भी अपने विलेज के बारे में उनको बता सकते हो, उनको काफी इससे नॉलेज मिलेगा। See next. One day I will make a movie on this story, our story, the आदिवासी स्टोरी। तो हेलेन कहती है कि एक दिन ना मैं अपनी स्टोरी पे एक मूवी बनाऊंगी और टाइटल रखूंगी आदिवासी स्टोरी का। तो स्टूडेंट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ आदिवासी फैमिली। हम देख रहे हैं ना उनका स्ट्रगल, कि उन्होंने कैसे अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया दादू ने,
You just read about how Dadu was forced to leave his village, correct? हमने देखा दादू को कैसे फोर्स किया गया था विलेज को छोड़ने के लिए, उड़ीसा के विलेज को. दादू स्टोरी सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासीज इन इंडिया. तो ये जो दादू की स्टोरी है ना, यही ऑलमोस्ट सेम है बहुत सारे आदिवासी लोगों की इंडिया में. You will read more about the marginalization of this community in this chapter. तो हम आगे भी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. So let's see who are Adivasis. Adivasi, the term literally means original inhabitants. Adivasi, Adi means original, पुराने, वासीज मतलब रहने वाले. इसका मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. तो आदिवासी क्या होते हैं? उस लैंड के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम से वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले लोग होते हैं. आदिवासी का मतलब ये होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, उस प्लेस पर स्टार्टिंग से रहने वाले लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं, नेटिव लोग हैं, जिनका वो लैंड है. सो Adivasis are communities who lived and often continue to live in close association with forest. और ये ना हमेशा से फॉरेस्ट से बड़े क्लोज रहते आए हैं आदिवासी ग्रुप जो है. अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी. तो इंडिया की 8% पॉपुलेशन आदिवासी है. एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स. और इंडिया के ना बहुत सारे माइनिंग की जाती है और इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं वो इन्हीं आदिवासी एरिया में पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि आदिवासी रहते हैं फॉरेस्ट में, और जो माइनिंग और इंडस्ट्री के पर्पस से लैंड कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में. तो लोग जो हैं सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट उनसे लैंड लेने के लिए. और कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे अच्छी माइनिंग वगैरह के हमें सोर्सेज पता चले हैं? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, अमंग अदर्स. ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं ये. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different आदिवासी ग्रुप. तो जब हम अगर आदिवासी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसका एक ही ग्रुप है. होमोजेनियस मतलब कोई सिर्फ एक ही ग्रुप है, ऐसा नहीं है. इसके बहुत सारे ऑलमोस्ट 500 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. इनमें भी वैरायटी है, कैटेगरीज है इंडिया में. Adivasis are particular numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in northeastern states of Arunachal Pradesh. इन प्लेसेस पे आदिवासी के ज़्यादा नंबर पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा आदिवासी मिलते हैं. असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. तो ऑलमोस्ट सारे ही एरिया कवर हो गया. यू कैन सी अ स्टेट लाइक ओडिशा. अगर ओडिशा की बात करें, इज अ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स. लेकिन अगर हम वैरायटी की बात करें कि ट्राइबल ग्रुप की सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ मिलती है ना, तो ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स तो हमें सिर्फ अकेले ओडिशा में मिलते हैं. आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम. तो आदिवासी सोसाइटी के स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंट सा इसका फीचर है. क्या इसमें ये फीचर है कि इनमें हायरार्की नहीं होती है, मतलब इसमें स्टेटस नहीं होते हैं कि कोई सुपीरियर स्टेटस का है, कोई इंफीरियर स्टेटस का है, या कोई अपर कास्ट है या कोई लोअर कास्ट है. नहीं, सब इक्वल होते हैं, कोई किसी पे रूल नहीं करता. ये बहुत अच्छी बात है. मतलब यहाँ पे इस टाइप का कुछ भी जैसे और रिलीजन में मिलता है ना, कास्ट सिस्टम मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं है. दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट. ये इनको बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट बनाता है, मतलब बेसिक ही इसका अलग है दूसरे ग्रुप से. फ्रॉम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति, वर्णा, कास्ट सिस्टम. जो और दूसरी कम्युनिटी है ना जिनमें कास्ट सिस्टम होता है, जाति वर्णा सिस्टम होता है, ये उनसे बिल्कुल ही अलग है उन कम्युनिटी से. तो ऑब्वियसली हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर क्या पढ़ा था कि जो लोग अलग होते हैं उनके साथ में मार्जिनलाइजेशन होने लगता है. तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लैंड को रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें हायरार्की सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली वो हमसे अलग हैं या मेजॉरिटी ग्रुप से अलग हैं, तो उनके साथ में मार्जिनलाइजेशन होने लगता है. तो यहाँ पे हायरार्की सिस्टम में क्या होता है? किंग सिस्टम नहीं होता, कोई भी किंग नहीं होता, कोई किसी को रूल नहीं करता, सब मिल के वर्क करते हैं, वर्क डिवाइडेड होता है. तो ये वाला पैटर्न हायरार्की में नहीं होता, मतलब आदिवासी ग्रुप में नहीं होता है.
Adivasis practices a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism, Christianity. तो आदिवासी लोगों का जो रिलीजन होता है ना वो इन फेमस रिलीजन से अलग होता है. These often involve the worship of ancestors. तो वो लोग बेसिकली पूजा किसकी करते हैं, वर्शिप करते हैं अपने पूर्वजों की, विलेज की, नेचर स्पिरिट्स की, मतलब वो नेचर को बहुत वैल्यू करते हैं. द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप. अब ना जो नेचर के अलग अलग लैंडस्केप है ना उसी को ये पावर मान के, स्पिरिट, सेक्रेड स्पिरिट मान के पूजा करते हैं. जैसे माउंटेन का हो गया माउंटेन स्पिरिट, रिवर की हो गई रिवर स्पिरिट, एनिमल की हो गई एनिमल स्पिरिट. तो ये ऐसे इसको कंसिडर करके वर्शिप करते हैं. हमसे अलग है ना बिल्कुल, नॉर्मल जो ग्रुप है उनसे बिल्कुल अलग है. द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप एट स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रुप्स. और जो विलेज स्पिरिट की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में जाकर वहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते हैं. होता वो प्लेस विलेज बाउंड्री के ही अंदर है, लेकिन वो अलग से प्लेस अलॉटेड होता है, गार्डन टाइप का होता है जहाँ पे ये जाके पूजा वगैरह वर्शिप करते हैं. वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम. और एंसेस्टर्स की अपनी अपनी पूजा ये अपने अपने घरों पे करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं अपने घरों पे. बाकी एक कॉमन प्लेस भी होता है, कॉमन सेक्रेड पवित्र ग्रुप प्लेस होता है विलेज के अंदर ही, मतलब गांव के अंदर ही, जहाँ पे सब मिलकर विलेज स्पिरिट की पूजा करते हैं. आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन. ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर ना बाकी जो दूसरे रिलीजन हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं उन पे इन्फ्लुएंस आया है. जो भी उनके सराउंडिंग में रिलीजन होते हैं उसका इन्फ्लुएंस आदिवासी रिलीजन पे भी पड़ता है. तो किसका इन्फ्लुएंस पड़ा है, उन रिलीजन में नाम आता है शाक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी. तो इनके कुछ कुछ जो आइडियाज हैं, कंसेप्ट है ना, आदिवासीज ने अपने रिलीजन में इंक्लूड किए हैं. साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन देमसेल्फ have influenced dominant religions of the empires around them. और ऐसा नहीं है कि इन रिलीजन ने डोमिनेट किया आदिवासी के रिलीजन को. आदिवासी का जो रिलीजन है ना उसका भी बहुत असर पड़ा आसपास के दूसरे रिलीजन्स पे, दूसरे जो धर्म थे उन पर भी असर पड़ा. मतलब एक दूसरे को दोनों ने इन्फ्लुएंस किया. अदर रिलीजन ने आदिवासी रिलीजन को, आदिवासी रिलीजन ने अदर रिलीजन को, दोनों ने ही एक दूसरे को इंस्पायर किया, एक दूसरे में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया है. फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा. तो हम देख रहे हैं, हम क्योंकि उड़ीसा का बार बार नाम आ रहा है क्योंकि उड़ीसा में हमने देखा बहुत सारी जो है कैटेगरीज, वैरायटी मिलती हैं आदिवासी ग्रुप की. तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ कल्ट है ना वो किससे इंस्पायर है, वो आदिवासी कल्चर से ही इंस्पायर है. वो कहीं ना कहीं आदिवासी इन्फ्लुएंस से ही ये जगन्नाथ कल्चर का स्टार्ट हुआ था. शक्ति की बात करें, शक्ति भी एक तरीके से तांत्रिक ट्रेडिशन है. बंगाल में जो तांत्रिक ट्रेडिशन चलता है शक्ति का, वो भी कहीं ना कहीं उसी आदिवासी रिलीजन से इंस्पायर है. उड़ीसा का जगन्नाथ कल्ट भी आदिवासी रिलीजन से इंस्पायर है. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर, सबस्टेनियल नंबर्स ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. एक बहुत बड़ा नंबर में, मतलब बहुत ज्यादा, जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, सबस्टेनियल इग्नोर नहीं कर सकते, उतने बड़े नंबर में आदिवासी जो थे ना क्रिश्चियनिटी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली. which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री. तो अब हम अगर एंशियंट नहीं, अगर हम मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा रिलीजन के फील्ड में चेंज आया कि बहुत सारे आदिवासियों ने क्रिश्चियनिटी जो है एक्सेप्ट कर ली, कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियन रिलीजन में खुद को. आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस. तो आदिवासियों की ना खुद की लैंग्वेज होती है. मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत. कुछ तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही अलग हैं. आदिवासी की कुछ लैंग्वेज तो इतनी ज़्यादा अलग है ना कि हम मतलब उसको समझ भी नहीं सकते, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारी लैंग्वेज से. लेकिन हाँ, वो पुरानी संस्कृत जितनी ही है, कहीं ना कहीं वो पुरानी उतने टाइम से ही चलती आ रही. जितने टाइम से हम बात करें संस्कृत की, उसी टाइम से वो भी चल रहा है. which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like. तो अगर हम देखें तो इन
ये जो आदिवासी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से चल रही है। हमने देखा ना, संस्कृत जब से चल रही है वो भी कहीं ना कहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों का इन्फ्लुएंस आया है। दूसरी जो मेन स्ट्रीम की इंडियन लैंग्वेज है ना, मतलब जो मेजोरिटी बोलती है, उस पर कहीं ना कहीं आदिवासी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हम मान सकते हैं कि आया है। कौन सी है? बंगाली, संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर। तो बंगाली और संथाली लैंग्वेज तो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं and has a significant body of publications including magazines on the internet or in e-zines। तो आप अगर नेट पे सर्च करोगे ना तो बंगाली और संथाली लैंग्वेज में भी ना काफी स्टफ मिलता है। मतलब आज भी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में। The above two images of tribal communities in their traditional costume। तो यहाँ पे देखो ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है। और often the only ways in which आदिवासी कम्युनिटीज आर रिप्रेजेंटेड। तो हम आदिवासी नाम आते ही हम यही दो इमेजिन करते हैं, यही दो पिक्चर हमारे माइंड में आती है। एक तो ऐसा कॉस्ट्यूम, कुछ ऐसा हेड गियर और ऐसा फेस मेकअप। करेक्ट। दिस एंड This then lead us to think of them as being exotic and backward। और फिर ये सोचने के बाद हमारे माइंड में कैसी पिक्चर आती कि ये तो बहुत ही बैकवर्ड होंगे, एक्सोटिक होंगे, मतलब अलग ही टाइप से होंगे, पुराने टाइप के होंगे, बैकवर्ड होंगे। हम ऐसा सोचने लगते हैं, हम ऐसी स्टीरियोटाइप थिंकिंग मान लेते हैं। करेक्ट। सो स्टूडेंट, नाउ we have completed till here, and next topic we will continue in our next class. Thank you. Have a nice day.